हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। इंडियन सोसाइटी के सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चंस में हम लोगों ने 28 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट एड्रेस्ड द इशू ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रैटा, सब्सटैंशिएट योर व्यू। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था और प्रोबेबली आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। क्वेश्चन में अगर देखें, सबसे पहले लोकेट करें कि आखिर में क्या क्या पूछी जा रही हैं चीज़ें और क्या क्या हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है कि मूवमेंट के बारे में हमें बात करना है। तो आपको सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वुमेन का मूवमेंट हमारे इंडिया में कौन कौन से चले हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है वुमेन रिलेटेड बातें हों, वुमेन रिलेटेड मतलब वुमेन के जो भी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के हो, और दूसरा होता है जिसमें वुमेन लेड यानी वुमेन की जहाँ पर लीडरशिप रहेगी। तो वुमेन का मूवमेंट यहाँ पर निकल करके आ गया। लेकिन ये कहता है कि जो भी मूवमेंट यहाँ पर निकल करके आया, अब देयर आर नंबर ऑफ मूवमेंट्स। अब ये नंबर ऑफ मूवमेंट्स में जैसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड यहाँ पर मूवमेंट के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट हैं। सेकेंड पार्ट बोलता है इट हैज़ नॉट एड्रेस्ड द इशू ऑफ वुमेन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में इशूज़ ऑफ वुमेन है क्या क्या। तो इशूज़ ऑफ वुमेन के बारे में आपने बताना है। फिर आपने ये बताना है कि ये जो मूवमेंट है वो हैज़ नॉट एड्रेस्ड द इशू, ये मेन चीज़ें हैं। लास्ट में आप एक पॉजिटिव नोट भी लिख सकते हैं कि नहीं, इट हैज़ एड्रेस्ड द इशू। अब इसके बाद से आगे क्या पॉइंट है, आगे पॉइंट ये है सोशल स्ट्रैटा वाली पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या है, सब्सटैंशिएट करना है, मतलब कोई ना कोई आप एक केस स्टडी भी लेना चाहें, केस स्टडी ले सकते हैं या कोई भी एक इवेंट बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा बेसिकली पॉइंट। अब इन पॉइंट्स में क्या है, आपको आंसर अपने भर देने हैं। तो आंसर चलिए भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपका जो ये पार्ट है यहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप लिखने को बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर, जैसे कि जो वुमेन मूवमेंट इन इंडिया है, इट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द इश्यूज़ वॉट एवर, लाइक जो भी वुमेन पब्लिक डोमेन में फेस कर रही है या सोसाइटी में फेस कर रही है, वो वुमेन मूवमेंट के थ्रू ही चीज़ें ठीक की गई हैं या फिर ठीक मतलब कि एड्रेस की गई हैं। सो हियर वुमेन एज वेल एज मैन बोथ हैव पार्टिसिपेटेड एंड बोथ हैव एक्टिवली ट्राइड टू टैकल और ब्रिंग द इश्यूज़। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की भी कोशिश, यानी कि उसको दूर करने की, रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में आप ये बताइए कि आखिर में क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं। तो इश्यूज़ में आप तमाम इश्यूज़ यहाँ पर लिखने को लिख सकते हैं, जैसे कि सोशल इशू हो गया, इकोनॉमिक इशू हो गया, पॉलिटिकल इशू हो गया। इन तीनों इश्यूज़ के बारे में बता दीजिएगा और ईजिली यू कैन राइट। तीनों ही पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। सोशल में आप जैसे लिख सकते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, चाइल्ड मैरिज को लेकर के, डावरी को लेकर के, पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई जहाँ पर जो मदर होती है, जो वुमेन होती है, उनको कुछ खास यहाँ पर हमें पावर देखने को नहीं मिलती है। फिर डोमिनेशन ऑफ मेल सोसाइटी हो जाएगा। इकोनॉमिक इशू में इसी तरीके से लिख सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी हो गई या अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में लिख दीजिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर या फिर लिमिटेशन अप टू प्राइमरी एक्टिविटी, ये सब आप इकोनॉमिक में लिख दीजिए। पॉलिटिकल में लिख सकते हैं आप कि जो वुमेन है उसको केवल और केवल फोर वॉल्स ऑफ द हाउस तक ही सीमित रखा गया है। रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हाउस होल्ड वर्क, हाउस वाइफ ही केवल बना करके रखा गया है, बाहर नहीं निकल सकती है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है किसी को, लीडरशिप क्वालिटी नहीं जनरेट होने पाती है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ में। तो ये पार्ट मेरे हिसाब से आप इजीली लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। अब इन्हीं सारे इश्यूज़ को आपको टैकल कराना है, ऑब्वियसली वो किसी न किसी मोमेंट के थ्रू ही होगा। तो अब देखते हैं आखिर में कौन कौन से मोमेंट आखिर में लिए गए हैं जिसके बेसिस पर हमें वुमेन इशू को दूर करने की बातें सामने देखने को मिलती हैं। तमाम चीज़ें आ जाएंगी, जैसे राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ राजा राम मोहन रॉय। फिर इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर का, ईश्वर चंद विद्यासागर। सिमिलरली इसी तरीके से
आप दिखा दीजिए केशव चंद्र सेन के बारे में, यहाँ पर भी इन्होंने ब्रह्म विवाह यानी ब्रह्म मैरिज के बारे में बात किया गया था। सिमिलरली इसी देयर आर नंबर ऑफ यू कैन से कि फिलोसफर्स या फिर जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने अलग अलग काम किए थे। अब जैसे यहाँ पर आप लिख लीजिए चाइल्ड मैरिज को लेकर के, सो दिस इज़ चाइल्ड मैरिज हो गया, ब्रह्म सोसाइटी हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से विडो रीमैरिज को लेकर के कर लीजिए। सिमिलरली इसी तरीके से केशव चंद्र सेन ब्रह्म मैरिज, या फिर सिंपल भाषा में बात किया जाए तो एज, ठीक है, एज बैरियर 14 ईयर, एज बैरियर 14 ईयर। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने अपना अपना मूवमेंट चला रखा है। इसके अलावा कई सारे एसोसिएशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस भी थे। तो ये तो वो हो गए जो इंडिविजुअल ग्रुप अपना बना के रखे हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे है वुमेन इंडिया एसोसिएशन, सो दिस इज़ वुमेन इंडिया एसोसिएशन, वुमेन इंडिया एसोसिएशन। सिमिलरली ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हो गया, सो दिस इज़ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, सरोजिनी नायडू कॉन्फ्रेंस हो गई। सिमिलरली विडो आश्रम हो गया, DK कर्वे ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर, सो दिस इज़ DK कर्वे एंड फर्ग्यूसन कर्वे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, सो दिस इज़ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एटसेट्रा। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिन्होंने अपना एक तरीके से कह लीजिए वुमेन के लिए काम किया गया था। ये सारी चीज़ें होंगी जो वुमेन के लिए काम की गई थी। यहाँ पर आपने दिखा दिया कि क्या क्या काम किया गया है। एक और लिख सकते हैं ज्योतिबा फुले, मतलब सावित्रीबाई फुले को लेकर के, तो दिस इज सावित्रीबाई फुले। इन्होंने भी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी कुछ काम किया था, ठीक है, वुमेन ये हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स लिखने को आप लिख सकते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आर्य समाज के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल हो गए जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि हाँ, देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर वर रिफॉर्मर्स हु ट्राइड टू रिफॉर्म द इश्यूज ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। लेकिन अब ये बताना है कि नहीं, इसने एड्रेस नहीं किया है, या फिर ये कह लीजिए कि जो सोशल स्ट्राटा में लोअर सेक्शन है उसको ये नहीं देख रहा है, नहीं रिफॉर्म कर रहा है, केवल और केवल जो ऊपर वाले हैं केवल उन्हीं को देख रहा है। तो यहाँ पर लिखने के लिए आप कुछ पॉइंट तो बिल्कुल लिख ही सकते हैं कि जो मूवमेंट हुआ करता था वो केवल और केवल शुरुआत में केवल और केवल हाई क्लास सोसाइटी तक ही सीमित रह गया था। सो दिस वाज हाई क्लास सोसाइटी, और हाई क्लास सोसाइटी में रिफॉर्म करने की बातें कही जाती थी। दूसरा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको समाज से हटके देखा जाता था। दे वर नॉट काउंटेड इनटू द सोसाइटी इवन, बल्कि अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड अगर होगा तो वो और भी बायकॉटेड रहेगा सोसाइटी से। तो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें थीं, बड़ी बड़ी चीज़ों में जैसे कि हम बातें करते हैं एजुकेशन को लेकर के, या फिर चाइल्ड मैरिज को लेकर के, या फिर इसी तरीके से विडो की कंडीशन को लेकर के, हम लोग केवल और केवल जो ब्रॉड सेक्शंस है, या फिर कहा जाए कि केवल और केवल जो सोशल सेक्शंस है, केवल उन्हीं को टारगेट किए। कहीं पर भी पॉलिटिकल के बारे में नहीं बातें की जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू वुमेन को वोटिंग राइट दिए गए, लेकिन ये जो वोटिंग राइट थे वो केवल और केवल बहुत ही सेगमेंटेड थे। सेगमेंटेड होने का मतलब ये हो गया केवल और केवल अपर क्लास के लोग ही जा करके दे सकते थे, अपर क्लास के जो एजुकेटेड हैं। तो अनएजुकेटेड ऑब्वियसली कौन है, लोअर सेक्शन के लोग हैं। तो लोअर सेक्शन कहीं ना कहीं इससे बाहर होता चला गया, या फिर कह लीजिए यहाँ पर एक डिवाइड होता चला गया। एट द सेम टाइम अगर बात करें कि लोअर सेक्शन के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ओनली कैन गिव, नॉट ओनली यू कैन से, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैन गिव सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एंड दैट इज़ वाई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं अगर लोअर सेक्शन में देखा जाए तो कहीं पर भी हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिल पाता है जो लोअर सेक्शन है। हाँ, फॉलोअर के तौर पे ज़रूर देखने को हमें मिल जाता है। अब ये फॉलोअर के तौर पे हमें बहुत सारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान में चीज़ें देखने को मिली, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान में, लेकिन जो लोअर सेक्शन है कहीं से भी उसका ज़्यादा खास हमें नाता देखने को नहीं मिलता है, एंड इट वाज लिमिटेड। तो ये बातें हो जाएंगी जहाँ पर आप बताएंगे कि इट हैज़ नॉट एड्रेस द इशू, और इशू में बेसिकली आपको जो दिखाना है वो पॉलिटिकल इशू को प्राइमरली दिखाना है, पॉलिटिकल इशू को ही प्राइमरली दिखाना है। लेकिन फिर आप ये बताएंगे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसने टैकल किया है, इसने इश्यूज़ को एड्रेस किया था। एड्रेस इशू करने में
जैसे गांधीज रोल आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, गांधीज रोल को लेकर के। जैसे गांधी का रोल यही था कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते थे, वुमेन एजुकेशन के बारे में बात किया जाता था। जो लोवेस्ट सेक्शन के लोग थे उनको उन्होंने हरिजन का एक नाम दिया था, टाइटल दिया था। सिमिलरली इसी तरीके से हरिजन के बच्चे, हरिजन की जो महिलाएं थीं, वुमेन रिलेटेड थे, उनके भी एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पर बात किया गया था, उनके एजुकेशन के बारे में बात किया गया था। इवन जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो पार्ट था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल, और यू कैन से विच मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए लोअर सेक्शन के ही जो लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, उस ये जो स्टिग्मा थी उसको भी ब्रेक किया गया हमारे गांधी के द्वारा। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन से कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कई सारे ऐसे भी मोमेंट है, कई सारे ऐसे भी इवेंट्स हुए हैं जहां पर लोवेस्ट सेक्शन के लोग भी, मतलब कि लोवेस्ट सेक्शन का भी जो इशू है वो एड्रेस किया गया था। सिमिलरली इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं रानी गैडिलियो का। सो दिस इज़ रानी गैडिलियो। हालांकि रानी गैडिलियो के बारे में अगर बात करें तो एक कहा जाए कि प्रीस्टली क्लास से भी बिलोंग कर रही है। ऑल दो रानी इज़ जस्ट अ टाइटल, कोई रानी नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू ने टाइटल दिया था। तो जो रानी गैडिलियो रहेंगी वो भी आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, इन्होंने लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के भी महिलाओं को एम्पावर करने के बारे में बोला था। इनफैक्ट जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं उन ट्राइबल मूवमेंट में मैट्रियार्कल और यू कैन से जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको फोकस किया गया था, इंक्लूडिंग द लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर एड्रेस नहीं भी हुआ है। मेजर सेक्शन में तो यही देखने को मिलता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, लेकिन हमें जो हाई क्लास है या फिर कहा जाए कि जो वुमेन सेक्शन है वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है कि हाँ एड्रेस किया गया है इश्यूज़ को। एनी बेसेंट का नाम भी आप लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दिस इज़ एनी बेसेंट का नाम भी यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, तो ये काम हो जाएगा। लास्ट में केस स्टडी के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो कोई भी आप केस स्टडी जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट का हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर क्या हुआ था, लोअर सेक्शन हो चाहे अपर सेक्शन हो, सब ने पार्टिसिपेशन किया था। कई सारे यहाँ पर आप नाम याद कर सकते हैं या फिर नाम लिख सकते हैं। मातंगिनी हजारा हो गया, या फिर अरुणा असफ अली को ले सकते हैं, या फिर मतलब देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर आ जाएंगे। और उन एग्जांपल के थ्रू अल्टीमेटली आप दिखा सकते हैं, केस स्टडी के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं था, जो लोवेस्ट सेक्शन के लोग थे उनको भी, उनके भी इश्यूज़ को टैकल किया गया था। हाँ, पॉलिटिकल इशू को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, फिर कहा जाए कि वो छूट गया, क्योंकि उस समय की कंडीशन अलग थी और उस समय सोशल डिवीज़न था, और उस डिवीज़न में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस, उनको ज़्यादा मान्यताएं दी जा रही थी रिस्पेक्टिव ऑफ वुमेन। वुमेन कहीं ना कहीं जो एक डिप्रेस्ड क्लास के तौर पे देखा जाना शुरू हुआ था, वो काफ़ी बाद में देखा जाना शुरू हुआ और उसके लिए काफ़ी कुछ प्रोग्राम किए गए हैं। इनफैक्ट आज की डेट में अगर बात करें तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू मच वर्क जो महिलाओं से रिलेटेड है, चाहे वो उनके डिलीवरी से रिलेटेड हो या फिर उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो। इवन आप ये भी लिख सकते हैं कि कैबिनेट जो अभी प्रेजेंट कैबिनेट बनाई गई है वहाँ पर भी वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं, वुमेन जो बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इनफैक्ट कई सारे वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं जहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन या फिर वुमेन का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मेल से काफ़ी ज़्यादा भी निकल करके आया है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे। अब देखिए, ध्यान आपको ये रखना है, नॉर्मली हम लोग जो यहाँ पर बातें की हैं वो सब के सब हमारी हिस्टोरिकल बातें की गई हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में है वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। अब ये वुमेन मूवमेंट इन इंडिया मतलब कि हमारा एंशिएंट भी, हमारा मेडिवल भी, हमारा मॉडर्न भी और हमारा कंटेम्प्ररी भी, तो हमें सारी ही चीज़ों को लेकर के चलना है, बस ये ध्यान रखना है। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन जो है वो एक इजी पार्ट में क्वेश्चन काउंट किया जाएगा। बस ये है कि आपको हिस्टोरिकल फैक्ट थोड़े से पता होने चाहिए सो दैट यू कैन सब्सटैंशिएट योर आंसर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटी अपीयर्स टू बी स्ट्रेंथन्ड इन द इंडियन सोसाइटी। इल्यूसिडेट। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टॉपिक आपका यहाँ पर देखें तो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन टॉपिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे हिसाब से आप एक्सपेक्ट करिए हर बार, हर साल एक आध क्वेश्चन तो एनीवे आना ही आना है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में पूछ लिया जाए या वुमेन सोसाइटी को लेकर के पूछ दिया जाए, कैलेमिटी को लेकर के पूछ दिया जाए या फिर होमोजेनाइजेशन को लेकर के पूछ दिया जाए, पूछा जरूर जाना है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को एक बार डिसिफर करें कि आखिर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो बातें हो रही हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन तुरंत लिख लीजिए कि हाँ ठीक है, हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है। फिर कहा जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग व्हाट, ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन
प्रमोट कर रहा है। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि आखिर में कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है। तो दिस इज़ होमोजेनाइजेशन, ये हो गया हमारा कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट में आप ये बताएंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो, दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, ये प्रमोट कर रहा है, दिस इज़ प्रमोटिंग कल्चरल होमोजेनाइजेशन। सो दिस इज़ कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ठीक है भाई, लेकिन कहा जा रहा है कि बट ड्यू टू कल्चरल स्पेसिफिसिटी अपीयर्स टू बी स्ट्रेंथेंड इंडियन सोसाइटी। इससे क्या, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर क्या हो रही है, जो कल्चरल स्पेसिफिसिटी है, यानी कि जो वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर है, सो दिस इज कल्चरल स्पेसिफिसिटी, ये स्ट्रेंथन होते आ रही है, दिस इज स्ट्रेंथनिंग, ये स्ट्रेंथन होते आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हालांकि हाँ ठीक है, लास्ट में आप केस स्टडी वगैरह कोई लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये भी एक पॉइंट रहेगा। लेकिन ठीक है, ग्लोबलाइजेशन अपने आप में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट जो है कई सारे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप हिस्ट्री से भी शुरू कर सकते हैं और थोड़ा सा ज्योग्राफी भी यहाँ पर यूज़ होगा। ज्योग्राफी क्या, इनफैक्ट उस ज्योग्राफी को एंथ्रोपोलॉजी हम लोग बोलेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो डेफिनेशन आप रट्टा मार के रखे रहा करिए, क्योंकि ये एनीवे क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूज़ हो जाने वाला है। सो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता दीजिए कि दिस इज़ इंटर कनेक्टिविटी और इंटर कंट्री कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी के बारे में आपने दिखा दिया, बता देंगे इट इज़ अ प्रोसेस विच टेंड टू इंटर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट कंटिन्यूसली एक्सचेंजेस एनर्जी एंड मास। मीनिंग क्या क्या हो रहा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपने बता दिया कि आखिर में ग्लोबलाइजेशन का मेन डेफिनेशन क्या है। अब आप ये बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आज की डेट में, इसकी जो शुरुआत है वो काफ़ी पहले से ही हमें देखने को मिलती है और ये हमें एंशिएंट पास्ट में भी देखने को मिली है। अब आपने ये बताना है सेकंड पार्ट में कि आखिर में कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो कल्चरल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो कल्चर होता है। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर एक समरूपता देखने को मिलती है, यानी एक जैसा, होमोजेनाइज हो गया है। तो जो समरूपता है या जो होमोजेनाइजेशन है वो कल्चरल डाइवर्सिटी के रिडक्शन को लेकर के ही बताई जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इंडिया में देखें तो वी हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एथनिसिटी एंड डिफरेंट हैबिट्स। जो हमारे ये डिफरेंट ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को अलग करते हैं, इंडिया को डाइवर्सिफाई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर यूनाइटिंग इन इंडिया एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इंडिया। अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं जो होता है एक ग्रुप ऑफ स्टेट बन जाता। तो जो होमोजेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं हमें एक सिंगल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी ज़रूर है, देयर इज़ डाइवर्सिटी इन डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, और ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो अभी हम लोगों ने बात किया, जैसे कि सोशल, कल्चरल, एथनिसिटी, ठीक है, फूड हैबिट्स हो गया या डिफरेंट हैबिट्स हो गया, रेसेस हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गई, डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी इन डिफरेंट टर्म्स बट इट प्रोवाइड सिंगल आइडेंटिटी, इट प्रोवाइड्स सिंगल आइडेंटिटी। अब ये जो सिंगल आइडेंटिटी है वो पहले क्या होता था कि छोटे छोटे इनक्लेव्स के फॉर्मेट में हुआ करता था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी कैन से कि वी ऑल आर यूनाइटेड इन अ सिंगल बॉन्ड। और वो जो सिंगल बॉन्ड है वो हमारा है इंडियननेस, ठीक है, भारतीयता। तो ये पार्ट आपने दिखा देना है कि आखिर में कल्चर का मतलब क्या है या फिर ये जो होमोजेनाइजेशन है उसका मतलब क्या है। अब अगला जो पार्ट आता है, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट कल्चर है, वी हैव डिफरेंट कल्चर जो कि डाइवर्सिटी हो गई, बट सेक्युलर पॉलिटी, इससे क्या हो गया कि हमारे पास डाइवर्सिटी है यानी कि कल्चरल हेट्रोजीनियस है, लेकिन यहाँ पर हो गया तुरंत के तुरंत क्या कि ये हो गया होमोजेनाइजेशन। सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पर फिर बोल सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज बट, ठीक है, बट कॉमन डायलेक्ट, और ऑब्वियसली ये छोटे मतलब कह लीजिए एरिया के लिए रहेगा, कॉमन डायलेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से लिखना चाहे 2-3 और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि डिफरेंट एथनिसिटी बट सिंगल आइडेंटिटी, ठीक है, इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एथनिसिटी में सिंपल है, एथनिसिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर रेसेस से आप ले लीजिएगा, हालांकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है।
लेकिन ठीक है, यहाँ पर काम चल जाएगा, दिस इज़ जनरल स्टडीज़। सो इतना टेक्निकलिटी में जाने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लिखना चाहे तो आप यही लिख सकते हैं कि डिफरेंट रेसेस बट सिंगल आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दिखा दिया कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अब आपने ये बताना है कि आखिर में ये जो ग्लोबलाइजेशन है कैसे ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट करने में आप यही बता देंगे कि हमारा जो कल्चर है या जो हिस्ट्री है वो अब लगभग हर जगह की मैचिंग सी, यानी कि दिस इज यू कैन से दिस इज गेम ऑफ पावर। तो दिस इज गेम ऑफ पावर, ठीक है, यही हर जगह की लगभग हिस्ट्री रही है। और इसीलिए वी हैव कॉमन हिस्ट्री और कॉमन हिस्ट्री होने के कारण से जो भी कल्चर है या जो भी चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली प्रमोट होती हैं। सो दिस इज़ होमोजेनाइजेशन की ओर में हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। होमोजेनाइजेशन होने का मतलब ये हो गया जैसे कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो दिस इज़ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया, या फिर प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। सो दिस इज़ प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिमिलरली इसी तरीके से एक्सेप्टेंस ऑफ या फिर एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्शन, डिफरेंट वर्ड लिखना चाहिए हमेशा, एडॉप्शन ऑफ पीस, लिबर्टी, पीस हो गया, लिबर्टी हो गया, नॉन वायलेंस एंड फिलॉसफी। तो ये सब क्या कर रहा है, हमारे डिफरेंट चीज़ों में फिर भी होमोजेनाइजेशन लेकर के आ रहा है। जैसे लैंग्वेज की बात करें, सो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज बट स्टिल वी आर यूजिंग वन कॉमन लैंग्वेज। ऑल दो वो एरिया बेसिस पर वो डिफर करते जाता ज़रूर है, लेकिन हाँ हमारे पास क्या है, एक सिंगल डायलेक्ट भी रहती है। लेकिन फिर आप ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं होमोजेनाइजेशन को ही लेकर के, जैसे कि अब मैकडोनल्डाइजेशन हो रही है। सो दिस इज़ मैकडोनल्डाइजेशन हो गया, यानी कि होमोजेनाइजेशन ऑफ टेस्ट हो गया, सप्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी इन फ्लेवर हो गया। सिमिलरली परचेजिंग हैबिट को लेकर के हो जाएगा। तो दिस इज़ परचेजिंग हैबिट। अब ये परचेजिंग हैबिट में जैसे क्या होता है कि आपका जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हो गया है, तो परचेजिंग हैबिट यानी वॉलमार्टाइजेशन होते जा रहा है। सिमिलरली वेस्टर्नाइजेशन होते आ रहा है। लैंग्वेज में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे निकल करके आ जा रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनफैक्ट जो बॉलीवुड है या आर्ट एंड कल्चर भी है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो है आपस में होमोजेनाइज होते आ रही हैं। डिफरेंट कल्चर जो है वो अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैलते आ रहा है। लाइक योगा भी एक तरीके का क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया। पहले इंडिया में था, लेकिन अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद वर्ल्ड में फैल गया है। लेकिन अब आप ये बताएंगे कि कल्चरल स्पेसिफिसिटी भी स्ट्रेंथन होती आ रही है। ये काफ़ी अच्छी भी चीज़ रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में हर एक स्टेट, और स्टेट क्या, हर एक कम्युनिटी अगर बात करें तो अपने आप में कम्युनिटी या हर एक स्पेसिफिक एरिया अपने आप में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट लेकर के रखा हुआ है। एट्रीब्यूट कहने का मतलब जैसे कि जियोलॉजिकल इंडिकेटर, जैसे हमारे यहाँ पर कहीं का रसगुल्ला मतलब फेमस है तो कहीं की बासमती राइस, कहीं का टेराकोटा फेमस है तो कहीं के खिलौने। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ भी हैं जो कि अपने आप में काफ़ी डाइवर्सिटी मेंटेन किए हुए हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी है, अब ये डाइवर्सिटी कई चीज़ों की हो सकती है, वो बात आप समझ रहे होंगे। टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, दोनों ही डाइवर्सिटी हो सकती है। इन डाइवर्सिटी को अब ग्लोबलाइजेशन के बाद किया जा रहा है कि इनको मार्केट में सेल किया जा रहा है, तो प्रमोशन भी हो रहा है। प्रमोशन होने से क्या हो रहा है, जो कि इनकी इंडिजिनस कल्चर था, जो भी इनका इंडिजिनस कल्चर था, वो अब सभी लोगों के सामने आ रहा है। और सभी लोगों के यानी कि प्रमोशन होने के बाद इसको एक तो वर्ल्ड लेवल पर जाना जा रहा है। सो दिस इज़ वर्ल्ड लेवल पे आ जा रहा है। दूसरा, अब यहाँ पर जो भी इनका टैलेंट है वो टैलेंट अब ग्लोबल लेवल पर जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे। और ग्लोबल लेवल पे ऑब्वियस सी बात है, जितने भी इंडिजिनस चीज़ें होती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मांग है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और डिमांड होने के कारण ये अब धीरे धीरे क्या हो रही है, ये स्ट्रेंथन होते जा रही है। कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, केस स्टडी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कि बैम्बू कल्चर हो गया। सो दिस इज़ बैम्बू कल्चर। पहले क्या होता था, नॉर्मली बैम्बू को लोग नहीं उतना इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन ट्राइबल लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अब ये ट्राइबल के साथ सीन ये हो रहा है कि अभी ब्रिज बनाने के लिए भी बैम्बू यूज़ किया जाता है, घर बनाने के लिए भी बैम्बू यूज़ किया जाता है, बैम्बू मेडिसिनल के काम भी यूज़ हो जाता है। इनफैक्ट बैम्बू के क्राफ्ट किए जा रहे हैं, बैम्बू के फर्नीचर्स बनाए जा रहे हैं। सो दिस इज़ फर्नीचर्स हो गया, एट्सेट्रा। इनफैक्ट
कई जगहों पर बैम्बू को एज अ एस्थेटिक के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है, एस्थेटिक हो गया, यानी कि घर के इंटीरियर वगैरह में भी यूज़ किया जा रहा है, एटसेट्रा हो गया। तो ये एक कल्चर दिखा सकते हैं जो कि एक बैम्बू कल्चर हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप बता सकते हैं बैम्बू कल्चर के अलावा कहीं की जो क्लोथिंग्स हैं, अपैरियल सेक्टर को लेकर के जा सकते हैं। अब ये अपैरियल सेक्टर जैसे क्या होता है, कई जगहों की टोपी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, कई जगहों की साड़ी बहुत फेमस होती है। तो ये भी एक केस स्टडी के फॉर्मेट में यहाँ पर लिख करके आप दिखा सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो कल्चरल स्पेसिफिसिटी है वो भी अपने आप में स्ट्रेंथन होते आ रही है हमारे इंडियन सोसाइटी की। लास्ट में जब कंक्लूड करिए तो कंक्लूड करने में आप ये ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ठीक है, आज की डेट में जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रमोट कर रही हैं, और ये प्रमोट करने में जो इंडिजिनस चीज़ें वो निकल करके आ रही हैं। और इसी सेंस में हमारे यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी एक फंडा निकाला गया है। तो दिस इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ही जो भी यहाँ का इंडिजिनस कल्चर है उसको अब ग्लोबल लेवल पर आगे लेकर के जाया जा रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से डाइवर्सिटी को एक होमोजेनिटी या फिर कह लीजिए कि आपस में बांध करके रखने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए भी एक स्कीम निकाली जा चुकी है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। और उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के तौर पर हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी को एक सिंगल अम्ब्रेला के अंतर्गत रखने की बातें की जाती हैं। तो ये लिख देंगे आप इस तरीके से कि हाँ ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बावजूद भी वी आर यूनाइटेड एंड वी आर, जो भी यहाँ के इंडिजिनस कल्चर है, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, उनको भी हम ग्लोबल लेवल पे लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर चीज़ों को कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा आखिर में क्या बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनलिज्म अराइजेज ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्रिवेशन, आर्ग्यू बाई गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशन। अब देखिए ये भी एक मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर भी आप चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर लोकेट करिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। सबसे पहला है कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनल पॉइंट आ जाएगा, कम्युनल, और मेरे हिसाब से आप सब लोग समझते होंगे व्हाट इज़ कम्युनलिज्म। सेकेंड पार्ट है ये जो कम्युनलिज्म है ये अराइज क्यों होती है, यानी कि रीज़न फॉर कम्युनलिज्म, रीज़न फॉर कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म। अब ये रीज़न जो बोला जा रहा है वो दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है जो पावर स्ट्रगल है, यस पावर स्ट्रगल हो जाएगी, और दूसरी हो सकती है रिलेटिव डिप्रेशन को लेकर के। सो दिस इज़ रिलेटिव डिप्रेशन, डिप्रिवेशन। और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या है, केस स्टडी लिखना है, क्योंकि इलस्ट्रेट करने को बोला जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ एग्जांपल लेके बताना है, तो केस स्टडी भी यहाँ पर आपने लिख देना है। और लास्ट में अल्टीमेटली आप कंक्लूड करने में कोई कंक्लूजन आप लिख देंगे क्या चीज़ हुई। वन बाय वन करके अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं। हालांकि ये लिखने को आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कम्युनलिज्म पर जस्ट लाइक ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म पर भी एक आंसर तैयार करके रखे रहिएगा, यानी कि इसके डेफिनेशन तो एटलीस्ट आपको तैयार करके रखी ही रहनी है कि व्हाट इज़ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में बता देंगे वही जो आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ओन कल्चर, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ओन बिलीव्स, एंड बेस्ड ऑन दैट जब भी दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल होनी शुरू होती है या फिर दोनों के बीच में हम कंपटीशन देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनलिज्म। अब ये दो कारणों से होता है, एक होता है पॉलिटिकल स्ट्रगल के कारण से और दूसरा होता है जो रिलेटिव डिप्रिवेशन होती है। पावर स्ट्रगल का मतलब ये हो गया कि व्हेनेवर वन ग्रुप इज ट्राइंग टू डोमिनेट ओवर द अदर ग्रुप और द लैटर ग्रुप इट स्टार्ट स्ट्रगलिंग फॉर द रेस ऑफ पावर, पावर रेस शुरू हो जाती है, और यही जो पावर रेस है अल्टीमेटली वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। शुरुआत ज़रूर बिलीफ से होती है, शुरुआत ज़रूर दोनों के बीच में एक कल्चरल या जो प्रैक्टिस हो रही है उसके कंपैरिजन को लेकर के होती है, और इसी तरीके से धीरे धीरे अब कम्युनलिज्म हो जाती हैं चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस चल रही थी तो देयर वर कांग्रेस की शुरुआत हुई थी 1885 से, और तभी से सर सैयद अहमद खां भी थे। तो दिस इज सर सैयद अहमद खां थे, और इन्होंने पावर स्ट्रगल के लिए ही अल्टीमेटली 1888 से फाइनली अपना स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी अपना बना लिया ऑल इंडिया यूनाइटेड पैट्रियोटिक सोसाइटी, और वो कांग्रेस के खिलाफ जा कर के काम करने लगे। एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस बोलती थी कि हमें ब्रिटिशर का सपोर्ट नहीं करना है, हमें ब्रिटिशर का अपोज करना है, वहीं सर सैयद अहमद खां की जो सोसाइटी थी वो सपोर्ट करती थी कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी होता है कि वो ब्रिटिशर को सपोर्ट करें, और उसी के थ्रू अल्टीमेटली मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी और हमारे यहाँ पर जो भी रिफॉर्म्स करने हैं वो रिफॉर्म भी हो जाएंगे। तो दोनों के काफ़ी डिफरेंट
चीज़ें चल रही थी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में क्लैशेस भी थे। सिमिलरली इसी तरीके से बाद में मुस्लिम लीग बना दी गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग भी बना दी गई, और ये मुस्लिम लीग भी अगेन किसके लिए है, पावर स्ट्रगल के लिए ही है। ये भी पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हिस्ट्री में कई सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं जो कि पावर पॉलिटिक्स को लेकर के हुआ है, और कहीं ना कहीं मैटर कम्युनल हो गया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब 1943 की डायरेक्ट एक्शन हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे। अब इस डायरेक्ट एक्शन डे के बेसिस पर अल्टीमेटली क्या हुआ था कि यहाँ पर नॉट 1943, इट वाज इन 46, जहाँ पर फाइनली यहाँ पर डेथ डे भी आप इसको बोल सकते हैं या फिर कम्युनल डे भी बोल सकते हैं, जहाँ शुरुआत तो ज़रूर गढ़मुक्तेश्वर से हो जाती है, नोआखली से हो जाती है और फिर गढ़मुक्तेश्वर में ख़त्म होती है, लेकिन ये पूरे भारत में एक कम्युनल बेसिस की पहली कम्युनल राइट शुरू की गई थी। तो ये फर्स्ट कम्युनल राइट के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ों को देखा जा सकता है। फर्स्ट कम्युनल राइट, जहाँ पर शुरुआत जरूर नोआखली से होती है, सो दिस इज़ नोआखली से होती है, फिर ये गढ़मुक्तेश्वर में चली जाती है, सो दिस इज़ गढ़मुक्तेश्वर में चली जाती है, और फाइनली फिर अल्टीमेटली बॉम्बे, केरला और न जाने कहाँ कहाँ पर अल्टीमेटली ऑल इंडिया पर फैल गई थी। ऑल इंडिया पर कहा जाता है कि मोर देन 2 to 3 लाख पीपल वर डाइड हियर, बहुत लोग मारे गए थे। पुलिस ने गिव अप कर दिया था कि भाई हमारे हाथ हमारे बस की भी चीज़ नहीं है, और ये पहली कम्युनल राइट थी। सो पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिलती है, और वो भी किस लिए, 2 स्टेट के लिए। सो दिस इज़ 2 स्टेट के लिए, ये पॉइंट आपने यहाँ पर दिखा देना है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे रिलेटिव डिप्रिवेशन को लेकर के। अब रिलेटिव डिप्रिवेशन में सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। अब सीधी सी बात है, एक ग्रुप अगर मान लेते हैं कि मेजॉरिटी में है, यानी कि सारे रिसोर्स उसी के पास में है, सिंपल सी बात है, दूसरा वाला जो कम्युनिटी होगा वो अपने आप को डिप्राइव्ड फील करेगा। डिप्राइव करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है जहाँ पर फेयर कंपटीशन होता है, जो कि ऑब्वियसली टफ होता है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो फेयर कंपटीशन की जगह पर लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे पर थेफ्ट का एक डर रहेगा, यानी कि चोरी करने का एक डर रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बैक चैनल्स के थ्रू, या फिर कहा जाए कि रॉन्ग वेज के थ्रू, रॉन्ग प्रैक्टिसेस के थ्रू। सो दिस इज, एक सेकेंड, रॉन्ग प्रैक्टिसेस के थ्रू, रॉन्ग प्रैक्टिसेस के थ्रू अल्टीमेटली रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही करने की कोशिश की जाएगी चोरी करके। इससे क्या होगा, दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाएंगे, और जब क्लैशेस होंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में पूरा इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। कहा जाएगा कि देखो तुमने ये किया था, मैंने ये किया था, तुम्हारे एंशिएंट और मेडिवल के बीच में फिर कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा। कोई कहेगा तुमने हमारे मंदिर को लूटा, और कोई कहेगा नहीं तुमने हमें लूटा। तो ये कहीं ना कहीं जो होता है आपस में एक रॉन्ग प्रैक्टिस वाली बात आ जाएगी, जो कि हमारे एंशिएंट और मेडिवल, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज एंशिएंट वर्सेस मेडिवल, एंशिएंट वर्सेस मेडिवल, ये वाली पॉइंट यहाँ पर चल जाएगी। और यही चीज़ अल्टीमेटली आपने दिखा देना है कि हाँ ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, जिसके कारण से फाइनली यहाँ पर हमें कम्युनलिज्म के इफ़ेक्ट्स या फिर कह लीजिए कि केसेस देखने को मिलते हैं। अब केस स्टडी में आप तमाम यहाँ पर केसेस लिख सकते हैं, चाहे आप हिस्ट्री के लिखिए, चाहे आप कंटेम्प्रेरी लिखिए। मेरे हिसाब से आप 2 एग्जाम्पल लिखिए। एक तो आप जो नोआखली वाला, ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है, ये नोआखली वाला लिख सकते हैं, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दी जाएगी। सो दिस इज़ मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और दूसरा मेरे हिसाब से कोई ना कोई आप कंटेम्प्रेरी लिखिए, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी में आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अभी उदयपुर का केस हो गया है, या फिर सिमिलरली इसी तरीके से देखें तो मुजफ्फरनगर का केस हो गया था, या फिर हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, गुजरात केस हो गया, सिमिलरली बाबरी मस्जिद केस हो गया। तो कई जगहों पर कम्युनल एंगल भी हमें देखने को मिल जाता है। शुरुआत कम्युनल एंगल पे हुई थी, हालांकि जो अंत है वो कहीं ना कहीं एक लॉजिकल बेसिस पर एंड किया गया है। तो ये केसेस आप लिख सकते हैं, 2 केसेस लिखिएगा, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जब कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में यही लिखा जाएगा कि कम्युनलिज्म जो है उसे हमें एक पॉजिटिव नोट पर लेकर के चलना चाहिए। पॉजिटिव नोट का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़, अब ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने प्रैक्टिस के बेसिस पर, अपने कल्चर के बेसिस पर, अपने एथनिसिटी के बेसिस पर, अपने इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस पर, या फिर अपने रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड होती हैं। अब सीधी सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द की फॉर द सक्सेस, यानी डेवलपमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हमें अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में तो तोड़ना ही है। अब वो चाहे कोई सा भी हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे रेस हो, चाहे एथनिसिटी हो, चाहे हैबिट हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे कल्चर हो, कुछ भी हो, क्या ही करना है। तो कम्युनलिज्म टर्म को हमें यूज़ तो ज़रूर करना चाहिए, मतलब कि इसे
प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ कंपैरिजन अमंग द ग्रुप्स. इट शुड बी यूज फॉर द पॉजिटिव और फेयर कंपटीशन, सो दैट अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो अपना ग्रो करें, अपना डेवलपमेंट करें, आगे चीज़ों को बढ़ाया जाए. इट शुड ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव. सो ये फाइनली आप नोट लिख करके अल्टीमेटली यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट के थ्रू, मतलब कि पॉजिटिव नोट पर आप एंड करेंगे, ध्यान रखिएगा. इट शुड बी यूज एज पॉजिटिव नोट. इनफैक्ट यहाँ पर एग्जांपल लिखना चाहे तो बेंगलोर का केस लिख सकते हैं. जैसे बेंगलोर के केस में क्या हुआ था, यहाँ पर मंदिर मस्जिद के साथ में फिर से एक बार प्रॉब्लम हुई थी. इनफैक्ट मंदिर पर ही अटैक हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे वो हिंदूज़ के साथ में मिल करके फाइनली उस पूरे इवेंट को किसी तरीके से कंट्रोल किया गया था. सो ये भी केस आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. ये काफ़ी तो नहीं, 6-7 महीने पुराना ही केस है, लिखा जा सकता है. तो इसी तरीके के आप केसेस वगैरह लिख करके फाइनली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. डिस्कस. ज्योग्राफी का प्योर क्वेश्चन यहाँ पर बना. सो दिस इज ज्योग्राफी का प्योर क्वेश्चन. लिखने के कई तरीके होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा टेक्निकल होकर के लिखिएगा. यू विल गेट, यू कैन से कि बेटर मार्क्स. अब जैसे यहाँ पर क्या है, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. जब भी आपको पॉपुलेशन कंट्रोल ग्रोथ वगैरह के बारे में यहाँ पर बात किया जाए तो आप तुरंत के तुरंत डेमोग्राफी के बारे में बात किया करिए. डेमोग्राफी, जब भी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ टाइप की चीज़ रहे तो आप ध्यान रखिएगा, डेमोग्राफी का एक कर्व है. डेमोग्राफी का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से है. सो दिस इज़, हालांकि नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसने दिया, क्या हुआ, DTM मॉडल क्या है, नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, DTM यानी कि जो डेमोग्राफी मॉडल है वो 4 ग्रुप में चलता है. 4 ग्रुप का मतलब ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ प्रिमिटिव स्टेज. दिस इज़ प्रिमिटिव स्टेज, मतलब शुरुआत की है, जहाँ पर जो आपका बर्थ रेट है और जो आपका डेथ रेट है दोनों काफ़ी हाई होते हैं. यानी कि अगर बर्थ रेट बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो हाई, और जो डेथ रेट है ये भी हमारा काफ़ी हाई देखने को मिलता है. और इसी वजह से क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी कम होती है. तो यहाँ पर अगर बात करें तो दिस इज़ पॉपुलेशन, ये काफ़ी कम रहती है. तो पॉपुलेशन यहाँ पर काफ़ी कम है. वहीं दूसरी ओर अगर बात करें हम, जब ग्रो स्टेज में आते हैं तो दिस इज़ ग्रोइंग स्टेज. ग्रोइंग स्टेज में क्या होता है कि आपका जो बर्थ रेट होता है वो तो अभी भी मतलब आगे बढ़ता रहता है. तो दिस इज़ अगेन, एक सेकेंड, ये अभी भी बढ़ रहा है, ये अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन जो आपकी डेथ रेट है, ये जो आपकी डेथ रेट है वो अब कम हो गई है. तो डेथ रेट भी अब यहाँ पर जो इस तरीके से कर्व जा रहा था वो अभी कम हो गई है. सो यहाँ पर क्या होगा, बर्थ रेट अभी भी हाई है, लेकिन डेथ रेट पर अब कंट्रोल किया गया है. सो दिस इज़ लो, और इस कारण से क्या होगा, पॉपुलेशन अब आपकी बढ़ेगी. वही चीज़ अगर आगे बात करें, नेक्स्ट जो फेज़ आएगी, नेक्स्ट फेज़ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टैग्नेशन आ रही है. सो दिस इज स्टैग्नेशन स्टेज. अब स्टैग्नेशन स्टेज में क्या होगा कि जो आपका बर्थ रेट है वो भी अब कम होगा और डेथ रेट भी कम हो रहा है. सो बर्थ रेट भी क्या है, लो है, और डेथ रेट भी क्या है, ये भी लो है, और इस कारण से पॉपुलेशन में थोड़ी सी स्टैग्नेशन हमें देखने को मिलेगी. लास्ट में क्या होगा कि बर्थ रेट भी गिर रही है, डेथ रेट भी कम ही हो रही है, मतलब कि गिर ही रही है. अब इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो आपकी गिरने लगेगी, यानी निगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगा. सो दिस इज़ निगेटिव ग्रोथ. निगेटिव ग्रोथ स्टेज. कई सारे कंट्री अब इसी से जूझ रही हैं. अब यहाँ पर देखिए, ये आपको पॉइंट मिला कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हो गई, हालांकि 3 होती हैं, 2 प्राइमरी हो गई. एक हो गया, या तीसरा भी पॉइंट लिख ही लीजिए, एक पॉइंट हो गया जिसे हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं, दूसरा पॉइंट होता है जिसे डेथ रेट बोलते हैं, तीसरा होता है जिसे हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं. माइग्रेशन, हालांकि इस कर्व में माइग्रेशन को नहीं इंक्लूड किया गया है. अब अगर बात करें यहाँ पर हम लोग बर्थ रेट की, सो बर्थ रेट कैसे कंट्रोल होगा, ऑब्वियसली एजुकेट करिए वुमेन को, एजुकेट द वुमेन. इससे क्या होगा, जब इनको पता चलेगा कि हाँ ठीक है कि देयर आर यू कैन से प्रैक्टिसेस थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन. एंड सिमिलरली इसी तरीके से जो पेरिल्स ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी है उनके बारे में भी उनको पता चलेगा, मैटरनिटी के बारे में पता चलेगी, डेथ्स वगैरह के बारे में पता चलेगी. तो इससे क्या होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से वो चीज़ों को मैनेज भी कर सकती हैं. सिमिलरली माइग्रेशन, यहाँ पर भी एजुकेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. क्यों, क्योंकि एजुकेट रहेगी वुमेन तो सीधी सी बात है, शी कैन ऑल्सो माइग्रेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. अभी क्या हो रही है, छोटी डिस्टेंस हो रही है, सोशल प्रैक्टिस के कारण उसकी माइग्रेशन हो रही है, तो माइग्रेट भी कर सकेगी. इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन को फिर से जो ग्रोथ है, यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट हो करके पॉपुलेशन में काफ़ी ग्रो हो जा रही है, वो बैलेंस रहेगी. तो ये भी काम किया जा सकता है.
डेथ रेट को यानी कि मोर्टेलिटी वगैरह को लेकर के भी चीज़ें की जा सकती हैं, बता सकते हैं आप। जैसे सेल्फ सफिशिएंसी हो गई, जहाँ पर वुमेन जो है वो फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना काम कर रही है, इकोनॉमिकली शी इज़ सेल्फ सफिशिएंट, वो अपना काम कर रही है, अपनी चीज़ों को कर रही है, और फिर उसे अपने जो काउंटर पार्ट है, मेल काउंटर पार्ट है, उसकी ज़रूरत ऐसा खास नहीं है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनाइए उसे। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर का मतलब कि उसे भी पॉलिटिकली एम्पावर करिए। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस पर वुमेन का जब एम्पावरमेंट हो जाएगा, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। केस स्टडी अगर आप लिखना चाहें तो केरल का लिख सकते हैं, या इसी तरीके से हरियाणा का लिख सकते हैं। हरियाणा में नॉर्मली देखने को हमें मिला है कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये शुरू किया गया था हरियाणा से ही। तो यहाँ से जैसे जैसे हमें एजुकेशन का लेवल यानी कि एजुकेशन का परसेंटेज जो बढ़ते हुए दिखा है, वैसे वैसे ही यहाँ का सेक्स रेशियो और यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली, और सेक्स रेशियो में फिर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप ज़रूर लिख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में, और यहाँ से दिखा दीजिएगा हरियाणा का केस कि किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन का लेवल बढ़ा है। सो एजुकेशन का लेवल ये बढ़ा है, और वहीं दूसरी ओर जो सेक्स रेशियो है, ये सेक्स रेशियो भी बढ़ा है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये रिलेटिवली कम हुई है। तो ये चीज़ आप दिखा सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। बाकी एग्जांपल्स तो खैर समय समय पर बदलते ही रहते हैं, नए नए क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर टू मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग अभी ये 2-3 सेशंस आपके रहेंगे जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही रहेंगे, और पैरेलली हम लोग जो हमारा शेड्यूल में है IR है उसको भी हम लोग करेंगे। तो सोसाइटी को पैरेलली कंप्लीट करेंगे रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्मेट में, और जो IR है वो आपका लाइव चलेगा कल से। ठीक है, तो फिर इसको होमवर्क करिएगा और लिख करके प्रैक्टिस करके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिएगा। वहाँ पर भी आप एक दूसरे के पीयर रिव्यू कर सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ चैट बॉक्स में भी है, यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे। फिलहाल ये सेशन को स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।